गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए आप लोग। आप लोग ऑनलाइन कम आ रहे हो, क्या किया जाए? जानते हो इतनी गर्मी है, इस गर्मी में हम लोग सुबह से आए हैं, सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं यहाँ पर, तो शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक यहाँ से जाते हैं, ठीक। लेकिन आप लोग कुछ समझ नहीं रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो। मुझे समझ लो इस बात का दुख है कि मैं पर डे कहता हूँ ग्रुप में आप लोग शेयर करो। मैंने कहा है, कई दिन कहा है ना कि ग्रुप में आप लोग वीडियो शेयर किया करिए, लेकिन कोई एक बंदा बताए जन्मेजय को छोड़कर कोई एक भी बंदा बताए जिसने ग्रुप में खुद से पर्सनली मैसेज किया हो। सोच लो, इतनी ख़राब हाल है कि आपको एक मैसेज करने में, एक शेयर करने में, अभी उसी में कोई गेम आ जाए और उस पर कमेंट करने को पूछ लिया जाए कि दिमाग लगाओ इसका आंसर कितना होगा, तो फिर देखो कैसे आंसर आते हैं सबके। इससे आप लोगों का इंटरेस्ट पता चलता है। तो कहिए गेम ही कराया जाए, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। जो सीरियस होगा वो कल एसएससी का रिजल्ट देखा होगा। एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है प्री का। जिसे जॉब चाहनी होगी वो अच्छे से रिजल्ट देखा भी होगा। और कट ऑफ एक बार देख लो, 90% कट ऑफ गई है 100 में, 90% कट ऑफ। 200 में 180 नंबर कट ऑफ, मतलब 90%। तो 100 में जो 90 नंबर पाया है उसका सिलेक्शन हुआ है। और आपको लग रहा है कि बस ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। देखो समस्या क्या आती है, हम रियलिटी बता रहे हैं। अपने खासकर यूपी का हाल है कि जिस दिन वैकेंसी आती है उस दिन बच्चे को याद आता है कि मुझे यह फॉर्म भरना है, और फॉर्म नहीं, मुझे यह नौकरी चाहिए। रियलिटी यही है कि जिस दिन वैकेंसी आई उस दिन आप जागते हो। और कितने लोग तो कहते हैं जिस दिन फॉर्म भर देते हैं, लगभग अप्रॉक्स लोग जिस दिन फॉर्म सबमिट कर देंगे फिर उनको याद आएगा कि यार फॉर्म भरने से क्या मतलब है, सिलेक्शन भी तो करना है, और सिलेक्शन करना है तो क्या करना होगा, कोचिंग ज्वाइन करना होगा। तो मान लीजिए जुलाई में लेखपाल का फॉर्म आता है, और जैसे ही फॉर्म आएगा तब आप फॉर्म भरोगे, और फिर आपको याद आएगा कि अब लेखपाल के लिए पढ़ना है। बात समझ में आई? और टाइम क्या मिलेगा, 2 महीने टाइम मिलेगा। कोई कंपटीशन आज के टाइम पे 2 महीने में नहीं निकाल पाता है। 2 महीने 3 महीने का सिलेबस ही नहीं है, निकाल क्या पाओगे? कोई नहीं निकाल सकता है। आप कोचिंग जाते हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले कोचिंग जाओगे और वहाँ पे बताओगे कि हमें लेखपाल की पेपर देना है, हमें लेखपाल क्वालिफाई करना है, तो काहे कोई कोचिंग वाला बताएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए हम आप लोगों से पर्सनली कह रहे हैं, कोई भी वैकेंसी अगर आज के टाइम पे क्लियर करनी है तो कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, 9 महीने का समय चाहिए, 1 साल का समय चाहिए। और जब आप 6 महीने 9 महीने या 12 महीने दे लो, फिर आपको खुद ही रियलाइज होगा कि मैं कौन सा फॉर्म भर सकता हूँ, क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। आप समय देखते नहीं हो और सीधे जब फॉर्म आ जाएगा तो आके ज्वाइन कर लोगे चैनल को, वीडियो को ज्वाइन कर लोगे और कहोगे कि सर सिलेबस कब ख़त्म होगा, मुझे लेखपाल का पेपर देना है, सितंबर में मेरा पेपर है, अगस्त में मेरा पेपर है। तो कोई टीचर 1 महीने में घोल के तो पिला दे, ऐसा कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, कैसी कोई जड़ी बूटी लाए हो हिमालय से और इसे घोल के पिला दें। बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? हम लोग पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एकदम धीरे धीरे। जिसका पेपर मेरी किसी से बात हुई थी, नाम नहीं याद आ रहा है, कि जेल वार्डर का पेपर सितंबर के लास्ट में है, ठीक। तो अभी जुलाई स्टार्ट हुआ है और जुलाई और अगस्त
पूरी पॉलिटी लगभग 60-70 क्लास में कंप्लीट होती है। जुलाई ले लीजिए और 30 अगस्त ले लीजिए और 30 अगस्त तक पूरी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। 2 महीने का समय चाहिए, लगभग 15 दिन पहले हो चुके हैं, 2 महीने और 2 से ढाई महीने में पूरी पॉलिटी खत्म होगी। और मैंने जो टारगेट बनाया है कि पॉलिटी से आपका 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मैं MCQ कराऊंगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन 1000, और बस यही 1000 क्वेश्चन आप लोग पकड़ लो। लेकिन दुख होता है कि मैंने एक दिन MCQ कराया भी था, 40 क्वेश्चन हुए भी थे, लेकिन उसके बाद आप लोग टाइम से आ ही नहीं पाते हो, मुझे आके बुलाना पड़ता है। आज तक बताओ किसी बंदे ने, किसी बच्चे ने खुद अपने दोस्तों को बुलाया हो? जब आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, बता तो रहे हैं 4 दिनों से हम कह रहे हैं कि आप लोग ग्रुप में शेयर करो, लेकिन कोई नहीं शेयर कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? आपके भले के लिए कह रहे हैं, बस यही जान लो, नहीं तो बात में यही होगा, क्लासेस प्राइवेट की जाएंगी, फिर आप लोग सोर्स ही लगाते मिलोगे, जबकि फ्री का कंटेंट है, लेकिन नहीं आओगे। रियलिटी जानते हो क्या है, सच्चाई क्या है, कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये रियलिटी है, 100% रियलिटी है। हम एग्जांपल बताएं आपको कि इसी लॉकडाउन में मैंने हिस्ट्री का टेस्ट स्टार्ट किया था और हिस्ट्री में लगभग 1000 क्वेश्चन मैंने करा भी दिया था। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हुई थी, पूरी मिडिएवल हिस्ट्री ख़त्म हुई थी, और आधे से ज़्यादा लगभग 70% मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो चुका था। लेकिन टेस्ट कितनों ने दिया? मुश्किल से 10 लोगों ने, और कंप्लीट टेस्ट लगभग 5-6 लोगों ने दिया। पूरा जो पहले चैप्टर से लेके लास्ट तक पहुँचे थे, लगभग हमें लगता है 30-35 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे हिस्ट्री में, लास्ट के 6-7 बचे थे, वही रोक दिया गया है। लेकिन जान लो कि अगर इसी का मैंने पेड किया होता, और पेड कुछ नहीं, हमने मान लो 100 रुपये केवल आपसे लिया होता, और अगर आप लोग 100 रुपये दिए होते तो पूरे हक के साथ क्लास में आते, उस टाइम पे आते। जिस दिन टेस्ट नहीं होता मेरे पास कॉल करते, मैसेज करते, दुनिया भर का उल्टा सीधा बोलते कि फ्रॉड किया है आपने मेरे साथ, मेरा पैसा लेकर भाग गए, ये हो वो हो, दुनिया भर का आप कहते, क्योंकि उस दिन आपका कुछ गया था। 100 रुपये ही गए थे, बात चाहे 100 रुपये की हो या 10 रुपये ही गया हो। जिस दिन जहाँ पर 1 रुपये लगता है ना, फिर उस चीज़ की कीमत समझ में आती है, और लास्ट में हम लोगों को वही करना होगा। अभी सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। जिस प्रकार से मैंने पॉलिटी पढ़ाई है, आप यहाँ पर कोई भी कोचिंग देख लो, किसी कोचिंग का नाम बताओ कि जहाँ पर पॉलिटी इस ढंग से पढ़ाई जा रही हो। नोट्स आज के लेक्चर में है, आप लोग नोट्स देख लो और कंपेयर कर लो कहीं भी, या यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं सब आर्टिकल से कंपेयर कर लो, आपको अंतर अपने आप समझ में आएगा। और अगर अंतर समझ में आता है तो आप चैनल में बनिए। बात समझ में आती है? चैनल आप लोग अब अंतर खुद निकाल सकते हो। अगर आपको अंतर समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर चैनल को ज्वाइन करिए अपने टाइम पे। कितने लोग तो अभी हमें समझ नहीं आता है कि टाइम को लेके क्यों परेशान है। आज 2 महीने हो रहे हैं जो अब भी टाइम को लेकर परेशान है, टाइम नहीं पता है, तो रियलिटी बता रहे हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर ही नहीं रहा है। ये बताओ क्या किसी दिन पॉलिटी की क्लास सुबह 8 बजे चली है? हिस्ट्री की क्लास का टाइमिंग, क्लास नहीं चली है वो बात अलग है, लेकिन टाइम क्या किसी दिन चेंज हुआ है? जो कोई आता है कमेंट में बस वीडियो देखता नहीं है। मैंने क्लासेज के टाइम को लिख लिख कर बताया था, सारी क्लासेज के टाइम को कल भी बताया गया। इसके बाद भी लोगों का बस वो करेंगे क्या, वीडियो ओपन करेंगे, जैसे ही वीडियो चल रहा होगा आएंगे, बस कमेंट में लिख देंगे कि ये, उनकी बस डिमांड आती है, उनको देखना कुछ नहीं है, बस उनको क्या मिल रहा है इसकी फिक्र नहीं है, जो नहीं मिल रहा है उसकी फिक्र है। बात समझ में आई है? अरे भैया हम ये कह रहे हैं कि जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल को आप लिख लीजिए ना, कि सुबह ये क्लास चलती है, 8 बजे से हिंदी चलती है, 9 से जियोग्राफी चल रही है, 10 से मैथ चल रही है, और जल्दी ही शायद इसी वीक में साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, साइंस स्पेशल क्लास होगी।
और वो चाहे टेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, खासकर एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग मेरा जो टारगेट है साइंस का लगभग 3500 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लगभग 3500 क्वेश्चन, 1500 होंगे फिजिक्स में, 1.5 से 2000 होंगे बायोलॉजी में, और लगभग 700-800 क्वेश्चन जाएंगे केमिस्ट्री में। बात समझ में आ रही है? तो उसका भी शेड्यूल आप लोगों को बता दिया जाएगा। ये साइंस की क्लास 2 बजे दोपहर में हिस्ट्री की क्लास होती है, मेरी क्लास होती है, 100% लाइव होती है, लेकिन 15 मिनट तक आपको बुलाना पड़ता है। और आपको ही पता है कि हिस्ट्री आधे घंटे 40 मिनट का टॉपिक नहीं है, 10 मिनट तो पूरा बनता है पूरी रूपरेखा बनाने में। आपको 15 मिनट शुरू पे बुलाएं, लास्ट फिर 15 मिनट हम रूपरेखा बनाएं, तो आधा घंटा हमें टाइम मिलता है। और यही काम पर डे होता है, तो पता चलेगा 100 दिन की हिस्ट्री 200 दिन में जा रही है और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि कुछ बच्चे जान लीजिए कि यहाँ पे आप ही नहीं हो, अब बच्चे ना बाहर के भी जुड़ रहे हैं। मेरी जानकारी में खुद ही लगभग 10 बच्चे हैं जो इलाहाबाद और दिल्ली के हैं, वो क्लासेस ले रहे हैं। बात समझ में आई? मेरे पास खुद ही एक बच्चे की मैसेज आया था, मेरे साथ का ही था, उसने मैसेज किया था, उसने बोला कि आप जो है सारी चीज़ें फ्री में क्यों प्रोवाइड कर रहे हो। ये सारी चीज़ों में लक्ष्मीकांत की बुक के हिसाब से, जिस हिसाब से पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, सारी केसेस को डिस्कशन कर रहा हूँ, ये आपको कहीं फ्री में नहीं मिल सकती हैं। उसने बताया कि यही क्लासेज अगर आप बेचोगे ना तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये में पाओगे, और यूट्यूब में आप फ्री में पढ़ा रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग इसकी वैल्यू समझो। आज हम फिर से कह रहे हैं, आज के बाद नहीं कहेंगे कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो या शेयर करो, क्योंकि रोज़ कहते हैं, ये रोज़ का हो गया है कि आएँ बस क्या कहें कि वेलकम टू द आरवी क्लासेज। आपको बुलाना ना पड़े, आप हमें बुलाओ कि सर लाइव आ जाओ। किसी दिन किसी ने कहा कि सर 2 बज गए हैं, सर 10 बज गए हैं, लाइव आ जाइए। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए आज का टाइम पूरा इसी पे नहीं ले जाएंगे, स्टार्ट किया जाए। कितना आर्टिकल हुआ था? टोटल कितने आर्टिकल हुए थे? 21 कंप्लीट हुआ था ना। हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ लिए थे, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों में, और हमने 21 तक की बात कर ली थी। हमने किसकी बात की थी? 21 की बात की थी। हमने आर्टिकल 21 तक पढ़ लिया था, और आज हमें बात करनी है आर्टिकल 22 के बारे में, जो हमारा अनुच्छेद 22 है। चलिए लिखिए, आर्टिकल 22। एक मिनट, आर्टिकल 22 भी कंप्लीट हो चुका है ना? आर्टिकल 22 कंप्लीट हो चुका है। हाँ सही है, भूल गए थे। जो स्वतंत्रता का अधिकार था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 23 पढ़ेंगे। और आपको पता है कि आर्टिकल 23 में कौन सा विषय है? तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। छोटा सा आर्टिकल है, छोटा सा मौलिक अधिकार है, लेकिन अपने में बहुत है। कौन? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इस किस आर्टिकल में है? तो पहले तो यह आर्टिकल 23 में है और आर्टिकल 24 में है। ये आप लिखिएगा। आप तीसरा मौलिक अधिकार हेडिंग डालिएगा, और वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आपका शोषण होता है तो उस शोषण के खिलाफ आपके कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, ठीक, उसकी बात की गई है आर्टिकल 23 में और आर्टिकल 24 में। हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो लिखिए आर्टिकल 23। और आर्टिकल 23 क्या कहता है?
आर्टिकल 23 लिखिए। आर्टिकल 23 क्या है? दुर्व्यापार, सॉरी मानव दुर्व्यापार, लिखो मानव दुर्व्यापार तथा बालाश्रम प्रतिषेध। बात समझ में आई? लैंग्वेज से आपको समझ में आ रही होगी, भाषा बहुत आसान है और आपने बहुत बार सुनी भी होगी। आर्टिकल 23 कुछ नया नहीं है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 23 में। अब बात समझ में आती होगी कि मानव दुर्व्यापार क्या है। किसी को पता है मानव दुर्व्यापार क्या है? जल्दी बताइए, किसी को पता हो तो कमेंट सबके आने चाहिए। किसी को पता हो तो भी आने चाहिए, ना पता हो तो भी आने चाहिए। बोल सकता है कि सर नहीं पता है। इससे ये होता है ना कि आप क्या हो, एक्टिव हो। आपके कमेंट से हमें यही पता चलता है कि आप लोग क्या हो, एक्टिव हो। और कमेंट कहीं काउंट नहीं होता है कि टोटल कमेंट कितने आए हैं, बस उससे एक्टिविटी आप लोगों की पता चलती है। ठीक, मानव दुर्व्यापार, इसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ट्रैपिंग। स्पेलिंग शायद FFICING। ठीक, मानव दुर्व्यापार क्या होता है? इसका मतलब होता है जो मनुष्यों की खरीद फरोख्ती होती है, ठीक, जो देह व्यापार होता है, उन सबको क्या किया गया है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 में क्या किया गया है? निषेध किया गया है। कहा गया है कि मानव का देह व्यापार, ठीक, या मानव को बेचना, जो तस्करी होती है, मानव तस्करी, ये सब क्या है? असंवैधानिक है। ये क्या है? असंवैधानिक है। ऐसा कहा गया है कि इसमें आर्टिकल 23 में। और बलात्श्रम का मतलब क्या है? बलात्श्रम का मतलब क्या है कि बलपूर्वक आप किसी से क्या करा रहे हो? श्रम करा रहे हो। भले ही आप उसे क्या कहते हैं, मजदूरी दे रहे हो, लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी से बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते हो। ठीक, इसी में एक और काम कहा गया है, बेगार। बेगार समझ रहे होगे, सब गांव से बिलोंग करते हो, बेगारी जिसे गांव में कहते हैं, बेगार। ये भी लिखा गया है सेंटेंस में कि बेगार को भी क्या किया गया? प्रतिषेध किया। बेगार का मतलब क्या होता है? जिसे कहते हैं बेगारी करना, मतलब आप काम करा लेते हो लेकिन उसका वेतन नहीं देते हो, उसकी मजदूरी आप उसे नहीं देते हो, तो वही क्या कहलाती है? बेगारी, बेगार कराना। बात समझ में आई? तो इन तीनों चीज़ों को आर्टिकल 23 के तहत क्या किया गया है? भारत में प्रतिषेध किया गया है। बात यहाँ तक क्लियर है? ये बात क्लियर है? आर्टिकल 23 बहुत आसान है, इसमें कोई विवाद वगैरह नहीं है। ठीक, अब देखो, ये तो कहा गया किसमें? आर्टिकल 23 में कहा गया। यहाँ तक बातें क्लियर है? आर्टिकल 23 में कहा गया कि मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम तथा बेगारी क्या है? प्रतिषेध है। ये कहता है कौन? आर्टिकल 23 का सब क्लॉज 1 का आप किसी के साथ मानव तस्करी नहीं कर सकते हो। देह व्यापार भारत में क्या है? आर्टिकल 23(1) के तहत प्रतिषेध है। बलपूर्वक किसी से आप कार्य नहीं करा सकते हो और बेगारी किसी से नहीं करा सकते हो। ये तो सीधे सीधे कह दिया गया किसमें? आर्टिकल 23 के 1 में कह दिया गया। लेकिन अगर हम पढ़ें आर्टिकल 23 का 2, देखिए हम जब पढ़ाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हम मुद्दों को करंट से जोड़ते हैं। जो आपके करंट में मुद्दा है कैसे आएगा?
आर्टिकल 23 का सब क्लॉज 2 कहता है कि यदि लोकहित की बात हो, यदि लोकहित की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, देश की अखंडता की बात हो, तो बलपूर्वक कार्य कराया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? बलपूर्वक कार्य कराया जा सकता है। ठीक, लोकहित की अगर बात होगी तो आप लोग लिखोगे क्या कि लोकहित में, देखिए लोकहित में बलात्श्रम, बलात्श्रम बलात्श्रम क्या हो सकता है? अलाउ होगा। ठीक, आप लिखोगे क्या कि लोकहित में बलात्श्रम को लागू किया जा सकता है। ठीक, कैसे? देखिए वैसे बलपूर्वक नहीं, लेकिन अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा लोकहित में, तो आप जानते होंगे अगर हम एकदम करंट के मुद्दे से बात करें और आपको बहुत अच्छे समझ भी आ जाएगा। अभी आपको पता होगा कि पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी की चपेट में है। वो कौन सी है? कोविड-19 है, कोरोना, जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक, कल बहुत पॉजिटिव न्यूज आई है भारत की तरफ से कि भारत ने वैक्सीन तैयार कर ली है। भारत ने ही वैक्सीन तैयार कर ली है, और भारत की वो जो संस्था है, क्या नाम है उसका, उसने जो है उसे मानव पर, ह्यूमन पर टेस्टिंग के लिए अलाउ भी कर दिया है। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज आई है कल ही कोरोना के ऊपर, ठीक, कोविड-19 के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं कि लोकहित में कैसे बलपूर्वक कार्य कराया जा सकता है। देखिए बलपूर्वक यही नहीं है कि बंदूक रखकर, कि बलपूर्वक मतलब कि आपको आदेश दे दिया जाए कि आपको कार्य करना ही करना है। ठीक, तो कैसे? आप सबको पता होगा इस समय दुनिया में क्या है, वैश्विक महामारी फैली है, और डॉक्टरों से कह दिया गया क्या कि आपको 24 घंटे ड्यूटी करनी है। आपको ड्यूटी करनी ही करनी है, किसी पुलिस वाले को छुट्टी नहीं दी जा रही है। जितने हमारे प्रशासन में थे किसी को छुट्टी नहीं दी जा रही है, और कहा गया है कि आपको 24 घंटे 24 आवर लगातार वर्क करना है। तो ये किसमें वर्जित है? आर्टिकल 23 के सब क्लॉज 2 में, कि यदि लोकहित की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, देश की अखंडता की बात है, तो आप क्या कर सकते हैं? किसी को काम करा सकते हैं। बातें यहाँ तक क्लियर है? बातें यहाँ तक क्लियर है? बताइए। ये है हमारा क्या, आर्टिकल 23 का सब क्लॉज 2। लेकिन इसमें एक बात और भी कही गई है कि राज्य लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा कहा गया है कि इसमें आर्टिकल 23 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है। कैसे? कि जैसे सरकार ये घोषणा कर दे कि हॉस्पिटलों में केवल हिंदू डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी रात में, तो इसका मतलब है कि धर्म के आधार पर आपने क्या किया, बालाश्रम कर रहे हैं। या कह दिया जाए कि केवल मुस्लिम डॉक्टर ही रात में रुकेंगे, उन्हीं की ड्यूटी 24 घंटे है, बाकी और जो धर्म के लोग हैं उनकी ड्यूटी 12 घंटे है। तो अगर ऐसी बात की जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आप धर्म के साथ, धर्म के आधार पर क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। तो ऐसा कहा गया किसमें, आर्टिकल 23 के सब क्लॉज 2 में। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, समझ लीजिए। आर्टिकल 23 में 2 सब क्लॉज हैं। पहले में कहा गया मानव दुर्व्यापार, मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसे क्या किया गया, प्रतिषेध किया गया कि ना मानव तस्करी होगी। ठीक, देह व्यापार नहीं किया जाएगा, खरीद फरोख्त नहीं होगा। इसके बाद बलात्श्रम, बलपूर्वक किसी से कार्य नहीं कराया जा सकता है, और बेगारी, बेगार श्रम नहीं कराया जा सकता। बात क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद कही गई कि आर्टिकल 23 का सब क्लॉज 2 बना, और उसमें कहा गया कि लोकहित में किसी से कार्य कराया जा सकता है। ठीक, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लोकहित की बात होनी चाहिए, लेकिन वह उस कार्य में
धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा कहा गया किसमें? आर्टिकल 23 में कहा गया। यहाँ तक आर्टिकल 23 कंप्लीट होता है। और अब हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 24। आप हेडिंग क्या डालिए? आर्टिकल 24। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? आप सब लोग क्या करो? कमेंट में रिप्लाई करो। आर्टिकल 24 लिखिए, बताइए क्या है आर्टिकल 24? आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम पर क्या? प्रतिबंध। आर्टिकल 24 क्या कहता है? बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। बात समझ में आई? बाल श्रम बहुत अच्छे से आप सब समझ रहे होंगे कि जो बच्चे हैं वो कार्य नहीं करेंगे, उनसे अगर कार्य कराया जाता है तो वो क्या होगा? कानूनन अपराध होगा। ठीक ऐसा कहा गया किसमें? आर्टिकल 24 में कि यह बच्चों का मौलिक अधिकार है कि यदि उनकी उम्र 14 वर्ष से कम है तो उनको क्या कहते हैं? उन्हें श्रम नहीं कराया जा सकता। उन्हें क्या नहीं कराया जाता? श्रम नहीं कराया जाता है। कितने वर्ष से कम बच्चों का? 14 वर्ष के कम बच्चों से। ठीक। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि आप लोगों ने मूवी बहुत देखी होगी, सीरियल बहुत देखते होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि 4 साल का लड़का, 5 साल की लड़की कैसे वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो लोग शूटिंग करते हैं, मूवी में आते हैं, तो वो आप तो कहोगे कि आर्टिकल 24 का उल्लंघन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही बात है, हो रहा है। आप दुकानों पर देखते हो, कि छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जो शॉप्स पे काम करते हैं बच्चे, तो क्या उनके साथ बाल श्रम पर जो प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 24 में, क्या उसका हनन हो रहा है? ये एक विवाद का विषय है। ठीक। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यदि उस बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है, यदि किसी बच्चे की कार्य करते समय जो उसका शिक्षा है अगर वो प्रभावित नहीं होता है तो वह कार्य कर सकता है, परंतु शिक्षा पहले है, क्योंकि अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 21A में कि 14 वर्ष के बच्चों तक अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी आर्टिकल 21 के सब क्लॉज 1 के तहत। बातें यहाँ तक क्लियर हैं। लेकिन जो हमारा ये बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसमें कुछ चीज़ों पर 100% प्रतिबंध लगाया गया, और उसमें से सबसे पहला ये था कि जो माइंस होंगी, जो कोयले की माइंस होंगी, कोयला का जो कारखाना होता है, ठीक, जो खदान होती है, वहाँ पर 100% क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया कि यहाँ पर किसी भी कीमत पर बच्चा क्या नहीं कर सकता? कोयले की खान में काम नहीं कर सकता। ठीक। तो ये सारे प्रावधान किए गए कहाँ पर? आर्टिकल 24 में। काफ़ी और चीज़ें की गई कि जो ऐसे स्थान हो जहाँ पर खतरा हो, जहाँ पे जान माल का खतरा हो, उन सब पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। जैसे चूड़ी का कोई कारखाना हो, चूड़ी का कोई कारखाना हो, वहाँ पर बच्चे काम नहीं कर सकते, 14 वर्ष से कम बच्चे। ठीक। और क्या हो सकता है? कोई हीरे का कारखाना हो, आपको अगर यहाँ पे कोई बच्चा काम करते हुए दिख जाता है तो आप क्या करोगे? आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। ठीक। और क्या हो सकता है? चूड़ी का कारखाना हो गया, हीरे का कारखाना हो गया, पटाखों का कारखाना हो गया,
कुल मिला के ऐसी चीज जगह जहां पर क्या हो, जान माल का खतरा हो, वहां पर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें क्या किया गया, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन इसके साथ ही ये भी कह दिया गया, इन्हें छोड़कर, इन सबको छोड़कर, ठीक, कि यदि किसी बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है, शिक्षा प्रभावित नहीं होती है, भले वो 14 वर्ष से कम हो, तो वह कार्य कर सकता है और करता भी है। आप लोग बहुत देखे होंगे, शायद कोई ऐसा सीरियल नहीं होगा, कितने एडवर्टाइज आते हैं, ऐड आते हैं टीवी पर, सब में छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, ऐड करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। ठीक, तो आप लोग लिखिएगा आर्टिकल 24 में, अगर आपको लिखना हो तो लिखिएगा कि बाल श्रम पर प्रतिबंध। ये तो टॉपिक है, ये सीधा विषय है, और इसमें लिखना क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, लिखिएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने तथा खतरनाक उद्यम, जैसे ये है चूड़ी वाला, हीरे का, पटाखों का, माचिस का, यहाँ सब हो, तो किसी खतरनाक उद्यम में नियोजित नहीं किया जा सकता या में नियोजित नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया। किसमें, आर्टिकल 24 में कहा गया। बातें क्लियर है यहां तक? तो ये तो हमारे संविधान में लिख दिया गया, ठीक। लेकिन इसके बाद भारतीय संसद ने, हमारी संसद ने 1986 में एक कानून लेकर आती है, उसी कानून के बारे में लिखना है हमें। लिखिए भारतीय संसद ने सन 1986 में भारतीय संसद ने सन 1986 में बाल श्रम, कब, सन 1986 में, किसके द्वारा, संसद द्वारा सन 1986 में बाल श्रम, ब्रैकेट में लिखिएगा, प्रतिषेध तथा विनियम, बाल श्रम प्रतिषेध तथा विनियम अधिनियम या एक्ट, जिसे आप कहोगे, अधिनियम या एक्ट पारित किया। ठीक, यह आप अच्छे से जानते हो कि जो हमारे संविधान में आर्टिकल हैं वो तो केवल यही बताते हैं कि आप इसका उल्लंघन कर रहे हो, आप इसका क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। तो उल्लंघन करने के बाद आपको क्या दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, सजा का प्रावधान किया जाएगा। और सजा का प्रावधान किस आधार पे किया जाएगा, जो आपकी धाराएं हैं, जो आपके सेक्शंस हैं, और वो कहाँ हैं, आईपीसी में है, सीआरपीसी में है, सिविल मामले होंगे या कोई क्रिमिनल मामला होगा। बात क्लियर है? तो बाल श्रम पर अगर कोई बाल श्रम कराता है तो 1986 में भारतीय संसद एक कानून लेकर आती है जिसे कहा गया बाल श्रम प्रतिषेध तथा विनियम अधिनियम 1986। और इसके तहत वो प्रावधान किए गए कि यदि कोई बाल श्रम कराता है तो उस पर किस धारा में, किस धारा के तहत कितनी सजा का प्रावधान किया जाएगा, बाकी सारी टर्म एंड कंडीशन डाली गई किसमें, सन 1986 के इस अधिनियम में। ठीक, फिर आप लिखिएगा सन 2016 में, लिखिएगा सन 2016 में इसी अधिनियम को, सन 2016 में इसी अधिनियम को बदलकर, इसी अधिनियम को बदलकर, कब, 2016 में इसी अधिनियम को बदलकर बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध
बस इसमें किशोर जोड़ दिया गया है। प्रतिषेध तथा विनियम अधिनियम लागू किया गया, बदलकर, या फिर आपने लिखा था ना कि सन 2016 में इसी अधिनियम मतलब 1986 वाले को बदलकर बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध तथा विनियम, ये ब्रैकेट में लिखिएगा, अधिनियम कर दिया गया। अधिनियम कर दिया गया। बात क्लियर है यहाँ पर? ठीक। अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ? किशोर वर्ड आ गया था। क्या आ गया? किशोर वर्ड आ गया। तो इसलिए नोट करके लिखिएगा, हम मतलब समझा देंगे दोनों का। नोट करके लिखिएगा कि 2016 के अधिनियम के पश्चात लिखिएगा कि सन 2016 के अधिनियम में अधिकतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। सॉरी, अधिकतम नहीं, मिनिमम लिखिएगा। मिनिमम आयु 18 वर्ष कर दी गई। क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कब? 2016 में ही। ये आप लोगों ने नोट कर लिया। नोट करके इस बात को लिखिएगा कि जो बाल श्रम अधिनियम आया था कब? 2016 में। उसके तहत यदि कोई 18 वर्ष से नीचे है तो उसे कोयले की कारखान में, किसी प्रकार का भी कारखाना हो गया, जो खान हो गई, या कोई भी खतरनाक उद्यम हो गए, चाहे वो चूड़ी का कारखाना हुआ, पटाखों का कारखाना हुआ, कांच का कारखाना हुआ, हीरे का कारखाना हुआ, वहाँ पर 18 वर्ष से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे। अब देखो, अगर हम आर्टिकल 24 की बात करते हैं तो 24 में केवल 14 वर्ष कहा गया है। इस बात को नोट कर लेना कि 24 में केवल 14 वर्ष की बात की गई है। लेकिन जो भारतीय संसद ने जो कानून बनाया था बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, उसमें 18 वर्ष की गई है। इस बात को जान लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से। अगर पूछा गया कि आर्टिकल 24 के तहत, आर्टिकल 24 के तहत एज कितनी निर्धारित की गई है, तो 14 वर्ष। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा गया कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों तक काम कराना निषेध है, तो 18 वर्ष तक। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा आंसर? 18 वर्ष तक। ठीक, बातें क्लियर है यहाँ पर? और आपका शोषण का अधिकार यहीं पर क्या होगा? समाप्त होगा। आपका क्या होगा? शोषण का अधिकार क्या होगा? समाप्त होगा। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था, ये क्या हुआ? समाप्त हुआ। हमने पहले ही बताया था, सबसे कम टाइम लगता है इसको पढ़ने में। कंप्लीट है ये। अगला स्टार्ट करें। चलिए, आर्टिकल 24 कंप्लीट हुआ है। एक बात और जानिए, एक केस गया था कोर्ट में और वो केस था MC मेहता। शायद मैंने कल इसकी बात नहीं की थी, इनका नाम नहीं लिया था। आर्टिकल 21 में भी MC मेहता का नाम आता है। सुन लीजिए, बस याद आ गया जल्दी से। एक केस सुप्रीम कोर्ट गया था और वो था MC मेहता बनाम MC मेहता बनाम भारत सरकार या भारत संघ। ठीक, हमने बात की थी, याद होगा आपको, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में जब हम अधिकार लिखाए थे, आपको 13 अधिकार लिखाए थे ना, तो उसमें जब मैंने पहला अधिकार लिखाया था वो क्या था? पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। बात समझ में आ रही, याद आ रहा है? पर्यावरण संरक्षण का अधिकार मैंने आर्टिकल 21 में बात की थी। और मैंने एक और बताया था, प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपके दो मौलिक अधिकार थे। ये दोनों कहाँ से आए थे? इसी के से आए थे। ये दोनों कहाँ से आए थे? इसी MC मेहता बनाम
भारत संघ केस से ही आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। ये तो बात हुई आर्टिकल 21 से अगर हम जोड़ेंगे तो, लेकिन अगर आर्टिकल 24 से कहते हैं तो MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी बच्चे को बाल श्रम से आज़ाद किया जाता है, क्या किया जाता है, अगर उसे जो है क्या किया गया, बाल श्रम से आज़ाद किया जाता है, तो उसके लिए पुनर्वास नीति की स्थापना की जाएगी। एक नीति बनाई गई जिसे कहा गया क्या, पुनर्वास नीति। ये कब हुआ था, जब MC मेहता बनाम भारत संघ केस गया था। ठीक, तो और कोई केस रिलेटेड नहीं है आर्टिकल 23 से और 24 से, होता तो हम जरूर बात करते। ठीक, क्योंकि पॉलिटी में जब तक आप केस ना पढ़ो, मुकदमे ना पढ़ो, तो पॉलिटी एकदम अधूरी सी लगती है। फिर वही होता है ना कि हम लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं। और कहानी इसीलिए बताते हैं क्योंकि कहानी जो याद होती है ना, वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी। नहीं तो हमने बताया है कि लूसेंट पढ़ डालो, सारे कंटेंट लूसेंट से आते हैं, वो चाहे PCS अपर लेवल का पेपर हो, सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिलेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन बताइए, पेपर उठाइए और बताइए लूसेंट में नहीं है। लूसेंट में लगभग 2.5 लाख फैक्ट लिखे हैं और 250 पन्ने की पेज है। एक पन्ना आप एक दिन पढ़ो, लेकिन कुछ भी कर लो, वह लूसेंट की किताब तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें 2.5 लाख फैक्ट लिखे हैं। कितने फैक्ट याद करोगे आप? 100 याद करोगे, 200 याद करोगे, 300 याद करो, कितने याद करोगे? इसीलिए आपको फैक्ट के साथ साथ स्टोरी भी पता होनी चाहिए। चलिए, अगला अधिकार क्या होगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, और वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है? 28 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेकर 28 तक है। आर्टिकल 25 पढ़ोगे, 26 पढ़ोगे, 27 पढ़ोगे और 28 पढ़ोगे। बातें समझ में आई? ये क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखो, इसके लिए आप एक चीज जानते हो, आप ये जानते हो ना, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। और आपके पड़ोसी देश देखोगे, जैसे भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक, ईरान हो गया, ये सब क्या कहते हैं खुद को? इस्लामिक कंट्री कहते हैं, मुस्लिम देश कहते हैं। ये धर्म के नाम पर ये धार्मिक देश है, कह सकते हो। ठीक, लेकिन भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। अपने देश का कोई धर्म नहीं है। बात समझ में आई? देश का कोई धर्म नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो जल्दी से बताइए कि पूरे विश्व में केवल एक देश है जो हिंदू राष्ट्र है। अगर किसी को पता हो तो बताइए कि पूरे विश्व में केवल एक देश है जो खुद को कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र हूं। और आप लोगों को पता होना चाहिए इस बात को। जो भी आप बात करते हो, अगर इतना नहीं पता है तो बेकार है। बताइए, किसी को पता हो तो। किसी का कमेंट आया है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये जान ली। यहाँ पे सर लोग बता रहे हैं, सर लोग बता रहे हैं क्या होगा आंसर? चलिए, आप लोग ये बात कमेंट में लिखिएगा। कुछ लोगों का आंसर आया है, करेक्ट भी है। ठीक,
सर लोगों को पता है, सबको पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व का एकमात्र देश है जो खुद को हिंदू राष्ट्र कहता है। तो हम ये बता रहे थे कि जो हमारा देश है भारत, ये खुद को क्या कहता है? ये कहता है कि धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। ये खुद को क्या कहता है कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हूँ, ठीक। और धर्मनिरपेक्षता के साथ ही भारत बात करता है पंथ निरपेक्ष की। दोनों का मतलब समझा रहे हैं। आज तक दोनों का मतलब ही नहीं पता होगा आप लोगों को कि धर्मनिरपेक्ष समझ रहे होंगे तो पंथ निरपेक्ष क्या है। तो भारत सरकार या भारतीय संविधान कहती है कि हम प्रत्येक धर्म को क्या देंगे? समानता देंगे। प्रत्येक धर्म में क्या होगा? समानता दी जाएगी। जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, ईसाई होंगे। तो ये तो बात की कि ये सब क्या होंगे? हमारे लिए एक समान होंगे। तो धर्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। लेकिन आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में ही शैव संप्रदाय होता है, वैष्णव संप्रदाय होता है, ये सारे संप्रदाय भी होते हैं ना। इन सब की अलग अलग मान्यता भी होती है। जो संप्रदाय बनाए गए हैं, जैसे हम बौद्ध धर्म में जैन धर्म बात करते हैं, हीनयान महायान की, ठीक। इन संप्रदायों में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी को कहते हैं पंथ निरपेक्ष। अगर संप्रदाय की बात की जाती है तो वो कहलाता है पंथ निरपेक्ष, और अगर धर्म की बात की जाती है तो वो कहलाता है क्या? धर्मनिरपेक्ष। और इन दोनों की जो इंग्लिश होती है वो होती है सेकुलर। कहा भी जाता है इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, ठीक। इस दोनों की इंग्लिश एक ही होती है, सेकुलर, सेकुलरिज्म, ठीक। इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है, ना इसका कोई अपना धर्म है और ना तो इसका कोई अपना पंथ निरपेक्ष, ठीक। तो भारत धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। हमारे यहाँ प्रत्येक धर्म क्या होंगे? समान होंगे। और फिर पंथ निरपेक्षता की बात करती है कि उस धर्म में जो जो संप्रदाय होंगे वो सब हमारे लिए क्या होंगे? समान होंगे। चाहे वो शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, हीनयान हो गया, महायान हो गया, ठीक। वो सब क्या होंगी? हमारे लिए समान होंगी। ऐसा कहता है कौन? हमारा देश कहता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? आर्टिकल 25 के बारे में, जो हमारे क्या देता है? जो धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। और अंतःकरण में आता क्या क्या है कि आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो, किसी के साथ जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, न चालाकी से, छल पूर्वक भी अगर आपने किसी का धर्म परिवर्तन कराया है तो वो आर्टिकल 25 का क्या होगा? उल्लंघन होगा। आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप उनके रीति रिवाजों को फॉलो कर सकते हो। ये सारी बातें की गई किसमें? आर्टिकल 25 के 1 में की गई हैं। लेकिन आर्टिकल 25 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें उसी स्वतंत्रता का निर्बंधन किया गया है। उसी स्वतंत्रता का क्या किया गया है? निर्बंधन किया गया है। और निर्बंधन का मतलब मैंने बताया था जब बताया था आर्टिकल 19 को। निर्बंधन का मतलब कहाँ बताए थे? आर्टिकल 19 में बताए थे कि आपकी स्वतंत्रता को कैसे रोका जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि क्या हुआ था, आर्टिकल 25 में कहा गया कि आप अपने धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो कर सकते हो। और अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि जब कोविड-19 आता है तो सारे मंदिर, सभी मस्जिद, सभी गुरुद्वारे बंद कर दिए गए और आपको मंदिर जाने से रोका गया। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे कि आर्टिकल 25(1) के तहत हम क्या हैं? धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, हमें मंदिर जाना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 25 के ही सब क्लॉज 2 में कहा गया कि निर्बंधन भी लगाया जाएगा। और निर्बंधन क्यों लगाया जाएगा? कि यदि स्वास्थ्य की बात होगी, अगर देश के स्वास्थ्य की बात होगी तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। तो यह जान लो, एक क्वेश्चन जान लो कि अगर कभी कोई ऐसे पूछता है, एग्जाम में तो ना ही पूछा जाए, लेकिन कोई ऐसे पूछता है कि सरकार किस हक से मंदिरों पर ताला लगा दी, तो वो आर्टिकल 25 का सब क्लॉज 2 था, जिसकी वजह से मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ताले लगाए गए।
बात समझ में आ रही है? तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर, कल करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा आर्टिकल 25, पूरी धर्म की स्वतंत्रता। ठीक, इसी में हम बात करेंगे मदरसों के बारे में। वैसे कही जाती है कि भारत में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अपवाद आएगा कौन? मदरसा। मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, क्यों दी जाती है, ये सब बात करेंगे हम किसमें? कल के लेक्चर में। तब तक आप लोग वीडियो को क्या करिए? शेयर करिए। ठीक, तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। आप लोग नोट्स बनाइए, और मैंने पहले बताया है कि इसी क्या कहते हैं नोट्स में, ठीक, इसी चैनल में जब आप नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगा टेलीग्राम चैनल का, उसे आप क्लिक करोगे, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक, तब तक आप लोग क्या करिए? वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू, गुड नाइट।